जन स्वराज की बात करें डायरेक्ट, उभरती हुई पार्टी है, नई नई आई हैं, चर्चे हैं, आप कैसे देख रही हैं? देखिए, जन स्वराज की बात अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं और एक बदलाव की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें बदलाव ही चाहिए। पवन सिंह दिल का राजा है। आज अगर बोल देंगे कहीं पे किसी भी गरीब की बेटी की शादी है तो वो मदद करने पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ वो दोनों चीज़ों को शायद जो हमारा अनुभव कहता है ना, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब तो स्थिति ये हो गई, ये कलयुग आ गया, कलयुग ही नहीं रहा, ये तो भटयुग आ गया। ठीक है, पहले क्या होता था ना, मैं इतनी इमोशनल थी कि जब कोई व्यक्ति अपना दर्द बता रहा होता है, एक तरफ वो रोता था, दूसरी तरफ मैं भी रोना चालू कर देती थी। सबसे ज़्यादा कहाँ केसेस देखने को मिल रहे हैं अगर राज्यों की बात करें तो? कहने के लिए बिहार में दारू बंद है, लेकिन फिर भी घर घर में दारू है, तो होम डिलीवरी है। नमस्ते, पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रवि सिंह और आज के इस एपिसोड में हमारी मेहमान हैं वीना मानवी जी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और कई सारी सुने अनसुने पहलुओं को समझते हैं। और हाँ, आप नमस्ते पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्ते, पॉडकास्ट में स्वागत है मैम। बहुत बहुत आप जो करती हैं वो आसान नहीं है बिल्कुल भी। सही। बहुत सारे लोगों पे जुल्म होती हैं और वो चुप रह जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद के लिए आवाज़ उठाते हैं, और उसमें भी बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हैं और न्याय भी दिलाते हैं। उनमें से आप एक हैं, इसमें तो जी, कोई शक नहीं है। नहीं। कैसे शुरुआत हुई महिला विकास मंच, या यूँ कह लो कि महिला एवं पुरुष विकास मंच की? देखिए, एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है ये। उतने में ना जाते हुए एक शब्द में कहेंगे, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो दवा बन जाती है। तो बस मेरी जिंदगानी भी कुछ इसी तरह रही। बहुत कठिन रहे, जीवन का सफर मेरा बहुत ही कठिन रहा। तो वही मैंने अपने जीवन में ये सोचा कि अगर परिस्थितियां मुझ जैसी महिलाओं के लिए अगर विपरीत है, तो उन महिलाओं का क्या हो रहा होगा समाज में, जो महिला बिल्कुल जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जो कमासुत नहीं होती हैं, जिनके पास अपना अर्निंग का कोई स्रोत नहीं होता है। तो मेरा एक सपना था कि जब भी मैं मतलब सशक्त हो जाऊंगी अपने जिम्मेवारियों से। जिम्मेवारी क्या थी जीवन की, कि एक छोटा सा घर हो, बच्चे पढ़ लिख के सेटल हो जाएं। तो बच्चे जब +2 वगैरह कर लिए तो मैंने सोचा था कि कुछ 10-15 साल का ये सफर रहा महिला विकास मंच का। तो 10-15 साल के सफर में शुरू के दिनों में तो महिलाओं को न्याय दिलाने की बात होती थी, लेकिन अब जाके पुरुषों के लिए भी कार्य होने लगे। तो बस इसी तरह शुरुआत हुई, 4 लोगों से इसकी शुरुआत हुई, 4 से अब 4000 हो गए, 40,000 हो गए। कब ऐसा, किस पॉइंट पे ऐसा लगा कि पुरुषों को भी न्याय दिलाने का बात? हमारे पास एक केस आया था बहुत पहले। ठीक है, पहले क्या होता था ना, मैं इतनी इमोशनल थी कि जब कोई व्यक्ति अपना दर्द बता रहा होता है, एक तरफ वो रोता था, दूसरी तरफ मैं भी रोना चालू कर देती थी। तो मतलब इतनी इमोशनल आज भी हूँ, लेकिन आज इन 10 साल के पगडंडियों में चलते चलते कहीं ना कहीं अपने आप को कठोर बनाना पड़ा मुझे। तो एक लड़का आया था, वो अपनी दर्द भरी स्टोरी सुना रहा था। तो मुझे लगा, अरे लड़का तो बदमाश, मतलब एक धारणा बन चुकी थी, क्योंकि जीवन में जो होता है वही धारणा बन चुकी थी कि नहीं, पुरुष बदमाश ही होते हैं, पुरुष अच्छे होते ही नहीं है, ऐसी ही धारणा हो गई थी, एक नफरत सी हो गई थी लोगों से। तो वो लड़का जब स्टोरी सुना रहा था तो मुझे उसकी स्टोरी झूठी लग रही थी, लेकिन बाद में जब उसकी वाइफ से मिले तो पता चला कि अरे भाई, लड़के भी प्रताड़ित होते हैं। मतलब खाना नहीं देना, नोच देना, मार देना, वो पूरा अपना ऐसे चीरा फारा लड़का दिखा रहा था। मैंने अच्छा, लड़का को भी लड़कियां नोचती हैं क्या? उस वक्त मतलब पहले बड़ा अजीब सा लगा था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे केस का देखने का नजरिया हमारा बदला। नजरिया बदलते बदलते जब तह पे गए, अब तो स्थिति ये हो गई, ये कलयुग आ गया, कलयुग भी नहीं रहा, ये तो भटयुग आ गया। भटकाव इतना ज्यादा है, रिलेशन में 2-2 3-3 बच्चों की माएं भाग जा रही हैं पति को छोड़ के। तो अब तो जमाना ही कुछ और चल रहा है। कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, अब कुछ नहीं कहा जा सकता। बिहार के अलावा भी आप अन्य राज्यों में काम कर रही हैं। हाँ हाँ।
कौन कौन से वो राज्य हैं? बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल तो हो ही गया, तेलंगाना हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, मेरठ साइड हो गया, हरियाणा साइड हो गया, दिल्ली हो गया कंप्लीट एनसीआर से लेके, ऐसे करके पूरे 9 राज्यों में हमारा संगठन रन कर रहा है, जो कि बिहार के एक छोटे से जगह से उठा। और बिहार के जिलों में, बिहार के जितने जिले हैं, आपके हरियाणा के कुल मिला के कैथल हो गया, जिंद हो गया, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, ये तमाम जगहों पे है। पंजाब में है हमारी जम्मू एंड कश्मीर के अध्यक्ष हैं, प्लस सारे लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, सभी अध्यक्ष अपने अपने जगह अच्छा कार्य कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ केसेस देखने को मिल रहे हैं अगर राज्यों की बात करें तो? देखिए, राज्यों की बात करें तो ये, या तो ये कह लीजिए कि मैं यहाँ बैठी हूँ बिहार में इसलिए सबसे ज्यादा केस बिहार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बहुत है। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी केसेस बहुत है, लेकिन चूंकि बिहार में मैं हूँ तो डेफिनेटली बिहार में केसेस की संख्या ज्यादा है। और बिहार में कहीं ना कहीं मानसिकता जो है रूरल एरियाज में, वो अभी भी वही है, शोषण अभी भी महिलाओं का घर घर में हो रहा है। चूंकि महिलाएं शिक्षित नहीं है, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, रोज 4 लाख खाओ और उसके बाद फिर खाना बना के उसी पति को दो, क्योंकि वो कमा के ला के दे रहा है। इज्जत, मान सम्मान, मर्यादा, इन तमाम चीजों से मतलब महरूम है। आखिर मर्यादा तो महिलाओं की भंग हो रही है ना। अगर वो एक पति डेली आके अपनी पत्नी को मार रहा है, दारू पी के मार रहा है, कहने के लिए बिहार में दारू बंद है लेकिन फिर भी घर घर में दारू है, होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी है, युवाओं को रोजगार मिल गया है, अच्छा रोजगार कर रहे हैं युवा लोग भी। एक बैग लेके जाता है, दिन में 1000 रुपए कमाता है, कहते हैं नीतीश जी ने रोजगार नहीं दिया, देखिए कितना बढ़िया रोजगार है। तो बहुत सारी चीजें। शहरों की अपेक्षा गांव के ज्यादा केसेस हैं या शहर के हैं? देखिए, आपके पास मतलब कौन से लोग पहुंच पाते हैं? आप यकीन नहीं कीजिएगा, मेरे पास डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, विधायक, सबके केसेस हैं। एक तो कोई जज के भी केसेस आए थे आपके पास? अभी आया था, जज का केस आया था, और अभी जो केस मैं देख रही हूँ मंत्री का केस है। अभी एक दरोगा, एक हमारे मुंगेर थाना में पोस्टेड है, नाम तो खैर नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन पोस्टेड है वो मुंगेर थाना का दरोगा, खुद शादीशुदा है। और जाने कितनी लड़कियों को इस तरह का वो कहता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं कुंवारा हूं, मुझसे शादी कर लो। अब कोई भी लड़की कुंवारी अगर होगी तो सपने तो देख ही लेती है ना कि अरे वाह, स्टार लगा के पुलिस से शादी करना है, स्मार्ट है देखने में। अब इसी चक्कर में एक लड़की बेचारी फंस जाती है, झाझा की लड़की है वो। और जब उसे ये पता चलता है कि अरे ये तो शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, 3 बच्चों का बाप है, तब वो उसे ब्रेकअप करती है। ब्रेकअप करके वो जाती है, शादी करती है, अपनी नई दुनिया बसाती है। वो दरोगा साहब क्या करते हैं, देखिए खाकी वर्दी में बैठे लोग किस तरह के हैं ये मैं बताना चाह रही हूँ। हमारे बिहार में वो दरोगा क्या करता है, उसके पति को बता देता है कि ये मेरी पत्नी है। वो दरोगा के ऑलरेडी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, उसके बावजूद भी एक अनमैरिड लड़की के लिए वो सेक्शन 9 लगा देता है कोर्ट में। बताइए कानून का कैसा मिसयूज कर रहा है ये खाकी वर्दी। उसके बाद जब उसके अगेंस्ट मैंने आवाज उठाई तो उसने मेरे पे SC ST लगा दिया। तो ऐसा नहीं है, समाज सेवा करने जब आप निकलोगे तो आपको बहुत तपस्या झेलनी पड़ती है, बहुत कष्ट है, कई बार जानलेवा। एक केस ऐसा हमारे पास आया था कि उस दिन लगा कि हमारी तो जान ही चली जाएगी, मतलब उड़ जाएंगे। अच्छा, तब तक हम उस केस में नहीं समझे थे जब उस पीड़िता को लेके कार में मैं बैठी थी और बिहार पुलिस यूं करके चारों तरफ मेरे कार को घेर लेती थी। तब तक मुझे लगा रे होगा कोई 164 का बयान है। बाद में पता चला रे भाई ये तो बहुत बड़े विधायक हैं, उनका 164 का बयान मुझे कराना था। खैर बिहार पुलिस ने उस समय बहुत सिक्योरिटी प्रदान की थी मेरे को, उसके बाद से मेरा डर खत्म हो गया। कानून देखा जाए तो अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो महिला विकास मंच की जरूरत होती? नहीं होती। आप एक बात बोलिए, वीना मानवी जैसे पेज को हैक कर लिया गया और मुझे अपने पेज का हैक का जो किसने हैक किया उस मुजरिम तक पहुंचने में मुझे 4 महीने लग गए, और तब तक मेरे पेज पे BF वगैरह वो चला रहा है। तो सोचिए जब मुझ जैसी महिलाओं को इतना पापड़ मिलना पड़ता है तो गरीब और जो पढ़ी लिखी नहीं है वैसी महिलाएं क्या करेंगी, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी में नहीं कर पाएंगी। तो वैसे महिलाओं के लिए हम सहारा बनने की कोशिश करते हैं। विवाहित केसों के अलावा लव अफेयर्स के भी केस आते होंगे? हाँ। किस तरीके के मामला होते हैं वो? आजकल का तो बड़ा ट्रेंड चल गया है ये लिविंग रिलेशनशिप। हाँ। अच्छा करते हैं ये लड़के आजकल की, मोहब्बत करते हैं दोनों
और फंसता है अंत में लड़का, पता चला लड़की शादी करके अपने घर जा रही है और लड़का 376 में जेल में बैठा है। मैं बार बार अपने हर वीडियो में मैं ये कहती हूँ, भैया बच के रहो। ठीक है, कैरियर बनाने का जो उम्र है वहां तक मुझे अच्छा लगता है, मतलब हमें वो बर्दाश्त भी हो जाता है और समाज भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। जब बच्चे जॉब करके सेटल हो गए उसके बाद अफेयर कर रहे हैं, या कैरियर में एक मुकाम तक पहुंच गए अफेयर कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, अफेयर किया, शादी किया, इट्स नॉट बैड, वो होना चाहिए, वो करना भी चाहिए। मतलब एक समझ पे जाके एक अगर आप समझ कर में रहे थे। आप देखिए 14 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, 18 साल का लड़का, 17 साल की लड़की, नाबालिग बच्चे, ये जो घर से भाग रहे हैं और पता चल रहा है भाग के 4 दिन जा रहे हैं, उसके बाद नहर में उनकी लाश मिल रही है, ये इसको आप किसको दोष दीजिएगा? ये क्या पेरेंटल दोष नहीं है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल पेरेंटल दोष है ये। और पेरेंटल दोष क्यों है? क्योंकि पेरेंट भी पढ़े लिखे जागरूक नहीं है, और ये हमारे बिहार में ज्यादा है इस तरह के केस। अभी 2-3 महीने के अंदर सैकड़ों लड़कियां काट दी गई, मार दी गई, जला दी गई, किसी को नहर में फेंक दिया गया, किसी पे एसिड अटैक कर दिया गया, अभी मुजफ्फरपुर में स्तन काट दिया गया। तो ऐसी बच्चियों का मतलब वो बच्चियां तो चली जाती हैं और उसके बाद 4 दिन बाद पता चलता है कि जिसने ये किया उसका 4 महीने बाद बेल भी हो गया। अपराधी तो फिर सड़क पे घूम रहा है ना। तो इन तमाम चीजों पे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर तो वीक हो गया हमारे बिहार का। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर सख्त हो जाएगा, तो अभी बीएनएस आ गया, पहले जो धाराएं अभी बदली हैं तो थोड़ा सा बदलाव हुआ है, अब देखिए कितना चेंज हो पाता है। लेकिन फिर भी हर दोष हम लॉ एंड ऑर्डर को नहीं दे सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज का भी दोष है। बिल्कुल। सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस है बच्चों सोशल पे। मीडिया तो भाई जितना आबाद नहीं किया उससे ज्यादा बर्बाद किया। रील्स बस देखिए, ये देखिए, एक लिमिटेशंस नहीं है रील बनाने में। गाली बक रहा है, कोई भी किसी को गाली बक रहा है, कोई भी किसी को नीचे स्तर पे उतार रहा है। तो ये सोशल मीडिया अच्छाई कम और बुराई ज्यादा परोस रहा है समाज में। बिहार में क्या आपको लगता है कि सरकार को लेकर अगर हम बात करें तो, कि क्या कोई ऐसी पार्टी है, जन स्वराज की बात कर लें डायरेक्टली, उभरती हुई पार्टी है, नई नई आई हैं, चर्चे हैं, आप कैसे देख रही हैं? देखिए, जन स्वराज की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं और एक बदलाव की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें बदलाव ही चाहिए। पुश्त दर पुश्त वही चेहरा, वही कुर्सी, वही नियति, वही नियत। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो चाहिए बिहार में। आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि पीके जितनी बातें कह रहे हैं वो सारी बातें वो कर ही देंगे, लेकिन कोशिश तो बंदा कर रहा है ना। अगर कोशिश ही कर रहे हैं और हम जैसे लोग, वी पीपल, जो समाज सेवी लोग हैं, वो लोग अगर मौका मिले तो समाज में हम कुछ अच्छा ही देंगे। हम कुछ ना होते हुए अच्छा कर रहे हैं, तो जब हम कुछ हो जाएंगे तो और अच्छा करेंगे। तो यही चीज है। इसलिए मैं जन स्वराज को, अगर जनता कैडर वोट है, आरजेडी एंड एमवाई समीकरण को अगर वो लोग जागरूक ना हुए इस बार, तो डेफिनेटली फिर तो भगवान भी भला नहीं कर सकता बिहार का, ये जान लीजिए। ये अंतिम मौका है जो भगवान चाहे, हाँ, जनता चाहे तो बिहार में बदलाव ला सकती है। तो अब वो जनता जो 500 रुपए में बिक रही है और एक बोतल दारू पे जो बिक रही है, तो वो जनता को समझाएगा कौन? हम जैसे लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो और वो जो फिक्स्ड वोट है, अभी जैसे आपने देखा होगा पवन सिंह के चुनाव में, हम लगातार लगे हुए थे काराकाट में, तो पवन सिंह सेकंड पोजीशन पे आके फेल हो गए। लेकिन वो जो फिक्स्ड वोट था, वो वोट को कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि उनकी मानसिकता ही नहीं, वो ही नाली में, कूड़ा में, कचरा में, जीवन में वो खुश हैं, क्योंकि उनको उस रात का 100 रुपया, सॉरी, उस रात का 500 रुपया ज्यादा जरूरी है। वो एक 500 रुपया, 1000 रुपये में पूरा जीवन 5 साल बिहार को बर्बाद कर देते हैं। तो वैसे लोगों की मानसिकता कौन बदलेगा? हम नहीं बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे। उनके बच्चे अगर वो मतलब गलत काम कर रहे हैं, वो अगर मान लीजिए ठेला चला रहे हैं, तो ठेला चलाने वाले लोग का जो है कि वो बदलेंगे नहीं, तो बेटा कैसे टीचर बनेगा? अगर पिताजी नहीं बदलेंगे तो बच्चे भी नहीं बदलेंगे। हमने तो काराकाट में देखा है, झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं, वादा करके मैं आई कि एक मौका दीजिए, आपके ये सारे दुख दूर करेंगे, फिर भी रातों रात सारे वोट बिक गए, क्योंकि वो कैडर वोट था। एक और बात है कि 5 साल तक लोग दुहाई देते हैं विकास और बाकी चीज़ों को लेकर, कि
बिहार में ये होनी चाहिए, ये होना चाहिए वगैरह वगैरह तमाम सारी बातें होती हैं। चुनाव जैसे ही नज़दीक आती हैं, सब लोग अपने जाति को लेकर सपोर्ट करने लगते हैं और कहीं ना कहीं उसी तरीके से मतदान होती हैं। तो इसका तो प्रभाव तो दिखता ही है। प्रशांत किशोर जी की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रभाव है अभी। देखिए, प्रभाव बहुत अच्छा है, लेकिन डर सिर्फ एक ही बात का है कि बिहार की राजनीतिक जात पात से ऊपर तो नहीं उठ पाएगी। हाँ, मैं वही बिल्कुल नहीं कहना उठ चाह रहा पाएगी। था अभी। हाँ, ये जात पात से ऊपर उठ ही नहीं पाएगी। आज अगर मुझे ही कहीं से चुनाव लड़ने की इच्छा हो गई तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि किधर मेरे कास्ट के लोग ज्यादा हैं। तो चाहे आप कितना भी समाज सेवा क्यों ना कर ले, अरे भाई हमारे पास जब कोई आता है तो हम ये थोड़ी पूछते हैं कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्या हो, आप भूमियार हो, राजपूत हो, बनिया हो, ऐसे पूछ के तो हम किसी को मदद नहीं करते हैं। लेकिन जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारे जात के लोग किधर हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है बिहार का, क्या किया जाए। कौन सी क्या बात कर रही हैं, वो चुनाव से पहले का टाइम, उनके जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी लोग उनसे प्यार कर रहे हैं, करते हैं, बहुत खुश हुए थे जब उनकी फैमिली आपस में मिली थी, दो फैमिली एक हुई थी। आपका बहुत सपोर्ट रहा और बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा इनफैक्ट कि चलो यही होना चाहिए कि दो शादीशुदा लोग एक हो जाएं। अभी एक और नाम सुनने में आया बीच में, उसी टाइम पे बबीता मिश्रा जी। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला है कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह को धोखा दिया, कंधे पे बंदूक रख के, ऐसा पोस्ट है उनका। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये मियाँ बीबी का रिलेशन है, ठीक है। अच्छे पल तो सब देखे, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी दोनों में है, इसमें कोई शक नहीं। और पवन भाई कुछ हद तक कुछ चीजों में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। इतना भाई बहन हो तो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं, कुछ चीजों में वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो एक पत्नी के लिए क्या चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। बाकी उनका जो फिल्मी दुनिया का लाइफ है वो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब किसी चीज को वो मतलब रिस्पेक्ट की लड़ाई हो रही है यहाँ पे। थोड़ा मान सम्मान आदर वाइफ को करना चाहिए, जो वो शायद मुझे लगता है कि वहां पे वो कम पड़ जाते हैं थोड़ा सा। वो जो है ना, पावर स्टार तो हम ही हैं, तो घर में भी पावर स्टार वाली बात नहीं ना चलेगी। घर में तो भाई आप एक पति हैं, घर में पावर होम स्टार नहीं मिनिस्ट्री है। की भी सुननी हाँ, पड़ेगी। वो तो नहीं सुनते, वो किसी का सुनते नहीं है, ये तय है ये। हाँ, कैसे आदमी है वो? मतलब उस समय तो काफी बाइट आ रही थी भोजपुरी इंडस्ट्री से कि दिल के राजा हैं वगैरह वगैरह, नहीं बहुत नहीं, सारी राजा चीजें। हैं, दिल के वो और राजा हैं। उनकी बातों में वैसा झलकता भी है कि हाँ, बिंदास टाइप के नहीं, हैं दिल वो। के राजा है। मैं देखिए, दोनों दो चीज, मेरे हाँ। कहने का मकसद गलत नहीं है। पवन सिंह दिल का राजा है। आज अगर बोल देंगे कहीं पे किसी भी गरीब की बेटी की शादी है तो वो मदद करने पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ वो दोनों चीजों को शायद, जो हमारा अनुभव कहता है ना, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो जो बाहर से राजा बन के आते हैं ना, तो वो घर में ही राजा बनता है। बाप रे, घर में तो पति को नौकर की तरह जीना पड़ता, नहीं तो पत्नी जीने कहाँ देती है आजकल। तो वो घर में भी राजा ही रहना चाहते हैं। तो पत्नी है तो कभी कभी तो भाई पत्नी को भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, पत्नी को भी रानी वाला फील कराना पड़ेगा ना। तो ये इसी चीज की लड़ाई है दोनों में। अब ये तो वही दोनों समझेंगे, अब कैसे ठीक करें। हमने अपनी अंतिम कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं, लेकिन इस बात का सुकून है कि हमने कोशिश तो की कम से कम। बिल्कुल। और कोशिश अच्छी रही। अच्छी रही, बहुत बिल्कुल अच्छी रही। और ज्योति इज गुड, अच्छी है, लेकिन उसके पेशेंस की भी दाद देनी पड़ेगी। बहुत आराम से वो पेशेंसली चीजों को हैंडल कर रही है, अच्छी बात है। दोनों पेशेंसली करें बस। अरे एक बच्चा हो जाएगा इन लोगों में ना, तो बस सब लड़ाई खत्म हो जाएगी। बस एक, या हम तो लिखे थे फेसबुक पे कि भाई जल्दी से बुआ बना दो, बस बुआ बनने का इंतजार है। यही बात है। अक्षरा सिंह के बारे में बताइए आप, क्या वो बिल्कुल गलत है? नहीं, मैंने कभी अक्षरा को गलत बोला ही नहीं। जहां पे वो है वो अपने जगह पे सही है। रही बात इमोशनल अटैचमेंट की, तो जिस एज से वो क्रॉस कर रही थी, इमोशनल अटैचमेंट किसी का किसी के भी साथ हो सकता है। एक पहलू अगर आप ये देखें तो अक्षरा अपने जगह पे, उसने भी बहुत कुछ झेला है, और इतना झेल के वो लड़की आज भी जीवन से लड़ाई ही कर रही है। तो ठीक है, दोनों अपना अलग अलग रास्ते पे हैं। और कहीं ना कहीं बीइंग अ फीमेल, उसको दुख ज्यादा झेलना पड़ा होगा रेदर देन मेल। ये फैक्ट है, और ये बिल्कुल सच्चाई है, सामाजिक तौर की सच्चाई है कि एक औरत जितना झेलती है ना, एक मर्द उतना नहीं झेलता।
तो इसलिए ठीक है, अब तो वो जीवन में बहुत आगे जा चुकी है। तो लेकिन दर्द से पार, वही बात है, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो दवा बन जाती। तो अक्षरा ने दवा के रूप में लिया, तो अच्छा कर रही है, दिख रही है चारों तरफ काम करते हुए। दोनों खुश रहें आप हाँ, अपनी दोनों अपनी खुश लाइफ रहे, में। जो जहां है सब खुश रहे भाई। हमारी तो एक ही पॉलिसी है, हमारे दुश्मन भी खुश रहे। बिल्कुल। मैं तो दुश्मनों को भी बद्दुआ नहीं देती हूँ। अभी भी नीतीश कुमार से नाराजगी है? नीतीश जी से तो नाराजगी क्या, अच्छा उनसे क्या करेंगे नाराजगी करके। देखिए, नाराजगी भी आदमी उससे करता है जो, उनसे तो नाराजगी कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि वो ना सुनने वाले, ना समझने वाले, ना कुछ करने वाले। तो आदमी बोलेगा भी वही ना जो कुछ सुने। जब वो कुछ सुनेंगे ही नहीं तो हम बोल ही के उनको क्या करेंगे, बताइए। आप कहती है सठिया आ गए बुढ़ारी में। नहीं तो सही में एक, अच्छा ये फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट है कि एक आज मैं जो आपके सामने बैठी हूँ, अब आप मुझसे, जब मैं 65 साल की हो जाऊंगी, उसके बाद आप बोलिएगा कि वैसे बैठ के मैं बात करूं, चीजों को संभालूं, तो इसी तरह स्लिप ऑफ टंग होगा, अल का बल बक देंगे हम भी 70-75 में। तो वो तो होता ही है, ये तो प्रैक्टिकल है, इसमें इसमें कुछ गलत बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। और वो बयान जो थी वो आपत्तिजनक तो थी। बयान तो पता नहीं वो क्या करते हैं, समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्या बयान देते हैं कभी कभी। खैर, उनकी जो जो बीमारी डिटेक्ट हुई है उसमें ये नॉर्मल है, ऐसा हो सकता है, इसलिए कोई बात नहीं, उनको माफ कर दिया जाए। कोई है ना एक जिसकी दवा उनको चल रही है, मैं बीमारी का नाम भूल रही हूँ, लेकिन उनका जो है उसमें इसी तरह कभी भी आदमी कुछ भी सोचते हैं, मतलब दिमाग कुछ बोलता है, जुबान कुछ बोलता है, ऐसा हरकत हो सकता है, ये नॉर्मल है उनके लिए। इसलिए हम लोग उनको इग्नोर करके ही चले। बिहार, बिहार तो ऐसे भी भगवान ही भरोसे चल रहा है। बिहार तो ऐसे ही भगवान भरोसे चल वैसे रहा भी है। हमारे यहाँ कहते ही हैं कि जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको हाँ, छोड़ दिया जाए। बिल्कुल, बिहार तो भगवान भरोसे। हम जैसे कुछ समाज सेवी अगर ना रहे, आज आपके बिहार में महिला आयोग बंद पड़ा है। हाँ, आप बताइए, जितनी फाइलें महिला आयोग में नहीं, उससे ज्यादा फाइलें मेरे पास है। उसके बाद 100 में अगर एक कोई गलती हो गई तो वो गलती तार तार करके पूरा जग जाहिर हो जाता है हमारी गलतियां। हाँ। लेकिन हमने जो 99 काम अच्छा किया, उस पे सरकार की नजर नहीं जाती है। तो ये सब चीजें तो है ही। गायघाट रिमांड होम का मामला आप कैसे भूल सकते हैं? 365 लड़कियों का जीवन बचाना, डायरेक्ट सरकार से लड़ाई लड़के, मामूली बात थी क्या? पूरा मेरे ऑफिस को खंगाल दिया गया सरकार द्वारा, सारे एडीजी, ये वो, एसआईटी टीम, सब उधर छोड़ के मेरे ही पे जांच लगा दिया इन लोगों ने। फिर भी आज वंदना गुप्ता जेल गई ना। और आपको पता है, मैं चाहूंगी कि बताऊं जनता को, बिल्कुल बताइए। आज तक ये बात गुप्त रहा। माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया हमारी बातों का और माननीय न्यायालय केस लड़े। आज तक ये गुप्त रहा कि एसआईटी टीम ने जब ये लिख के दे दिया गायघाट रिमांड होम में कि ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि यहाँ लड़कियों का शोषण होता है, तो आखिर फिर वंदना गुप्ता को सजा क्यों हुई? अब मैं बताती हूँ कि क्यों हुई, क्योंकि किसी को नहीं पता था। माननीय न्यायालय ने एक स्पेशल डॉक्टर्स की टीम भेजी वहां गायघाट रिमांड होम में, और जो जुबान वाले बच्चे थे वो तो उनका जुबान तो बंद कर दिया गया था डरा डुरा के, नहीं नहीं यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बस खाना थोड़ा खराब मिलता, ये वो करके रिपोर्टें आ रही थी। लेकिन जो न्यायालय ने जो एक्शन लिया इसमें बहुत अच्छा किया, देर है अंधेर नहीं। स्पेशल डॉक्टर्स की टीम वहां भेजी गई उन बच्चों के लिए जो मुख बधिर बच्चे हैं वहां, जो ना बोल सकते थे ना सुन सकते थे। और उन बच्चों ने जो अपने एक्शन और भाषा में उन डॉक्टर्स को जो बंद कमरे में बताया, जो जुबान वाले बच्चे नहीं खोल पाए, वो मुखबधिर बच्चे ने रिपोर्ट दिया। और रिपोर्ट बंद में, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बंद रिपोर्ट न्यायालय में गया और तब पता चला कि मुखबधिर बच्चे ने ही न्याय दिलाया। तो आज देखिए, नहीं तो अगर उनके पास डॉक्टर्स की टीम नहीं जाती तो फिर वहां वही शोषण होते रहता, लड़कियां रिमांड होम से सप्लाई होती रहती बाहर स्कॉर्पियो में बैठ के। तो भाई काम करने के लिए बहुत लगता है जीवन, बहुत तकलीफ लगता है, डर डर लगता है आपको? डर नहीं लगता अब नहीं लगता। अब नहीं लगता। शुरू शुरू में लगता था कि अरे ये कर देगा, लोग जेल भेज देगा, ये कर देगा। हम तो चाहते हैं कि जेल भेजो ना, जाने तो जनता कि हाँ भाई अच्छे कार्य करने वाले लोग बाहर नहीं रह सकते हैं। ऐसा कुछ मैंने किया ही नहीं, आप किस बात पे मुझे जेल भेजिएगा? कुछ गुनाह तो बताइए मेरा। तो मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया आज तक। धमकियां तो आपको शुरू से ही खूब मिलती हैं। आम बात है धमकियां। अभी जो दरोगा के केस में है, दरोगा ने 3-3 जगह से मेरे पे SC/ST केस लगा दिया, मेरे पे, प्रियंका झा मेरी मेंबर और अरुणिमा पे। तो क्या हो गया उससे SC/ST एक्ट लगाने से? झूठा केस लड़ेंगे लड़ाई। तो अब बताइए, एक लड़ाई लड़ने में, एक छोटे से केस में व्यक्ति इतना परेशान होता है, और मैं जाने कितने केस लड़ते रहती हूँ।
पैसे खर्च होते हैं, समय इस जाता तरह है से तो होता समाज ही है, में, मेंटली बहुत हरास तो होता ही है बहुत आदमी। बहुत होता है। लेकिन ठीक है, डर के आगे जीत है, लगे हुए हैं, आए हैं तो इतिहास रच के ही जाएंगे बिहार में। हम भी मन ही बना ही लिए हैं कि अब एक इतना धमकी, तक पहुंच गए तो और आगे जाएंगे। एक धमकी तो आपको बहुत पहले मिली हुई थी, साधु यादव के टाइम में। वो तो बहुत पुरानी धमकी थी, क्या वो थी तो वो बातें? हाँ, ये जब अनमैरिड लाइफ वाली धमकी हाँ, मैंने झेली तो अब तो मेरा जीवन 50 साल में है, अब क्या डरना। क्या थी वो बातें? वो कुछ बातें कोई खास नहीं थी, मतलब मैं बहुत खूबसूरत थी, नहीं थी अपने अपने मन से नहीं, मतलब उस समय यंग में तो आदमी अभी और भी हैं थोड़ा आप? अच्छा लगता है ना, अभी तो बुजुर्ग हो गए ना हम। तो उस वक्त क्या था कि जैसे मैं जहाँ जॉब करती थी वहां एक फंक्शन में गई थी, तो कैमरे में नहीं, अंदर में मेहंदी का कार्यक्रम, बाहर में ये हो रहा था। तो बस वहीं पे अचानक कैमरे में बाहर ये लोग बैठे थे, कैमरे में देखे कौन है ये लड़की। उस वक्त मैं तुरंत महाराष्ट्र से पढ़ लिख के आई थी, एजुकेशन वगैरह मेरा महाराष्ट्र में हुआ है। तो मेरे को तेरे को बिहारी टोनिंग भी नहीं थी, अब तो बिहारी टोनिंग हो गई इतने सालों में। तो था, नजर में हो जाता है। तो जस्ट उस समय शिल्पी हत्याकांड हुआ था शायद। फिर अचानक कोई आए, मेरे सीनियर जहां मैं जॉब करती थी, बोले तुरंत यहाँ से निकल लो, तुरंत निकल लो, नहीं तो उठ जाओगी। हम बोले क्यों उठ जाएंगे हम? अरे नहीं नहीं निकल लो, तुम नहीं जानती हो, आई हो, ये है वो है, साधु सुभाष एकदम टारगेट लिए हो, निकल जाओ पीछे वाले गेट। और सभी लोगों ने मिलके मेरे को पीछे वाले, मतलब उन्होंने कहा कि गाड़ी में बिठा भगाया? दीजिए इनको। हाँ, वो सब बड़ा था ना, लड़कियां उठाना, रेप करना, ये सब बड़ा आम था एक जमाने में। तो तुरंत फिर मुझे पीछे वाले गेट से निकाले थे। तो उस समय मुझे डर लगा था, क्योंकि मैं उम्र भी मेरी रही होगी, 20-22 साल की उम्र थी उस तो वक्त। ऐसा नहीं लगा कि फिर वापस चले जाए महाराष्ट्र? नहीं, क्यों जाएंगे, घर द्वार यहाँ, वैशाली की बेटी हूँ, अंदर ब्लड में तो बिहारी है ना है, पढ़ने से क्या हो जाता है महाराष्ट्र में। यही बात है। इस काम के सिलसिले में आप पे आरोप भी लगते रहते हैं तरह तरह के, कैरेक्टर को लेकर या पैसों के मामला, ऐसा कुछ कि आप पैसे लेती हैं केसेस के बदले में। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसे तो चलेगी नहीं, तो क्या है ये मामला? देखिए, एक चीज जान लीजिए, समाज की कुरीतियां, पहले कैरेक्टर की बात कर लूं। कैरेक्टर ये नहीं कि सिर्फ मुझ पे, इस समाज में कोई भी महिला अगर आगे बढ़ रही है तो सबसे पहले डैमेज करने के लिए उसको कैरेक्टर ही आता है। हम जैसी महिलाओं को, हमारे जहां पहुंच रहे हैं उसके पहले आगे बदनामी चल रही है। पुरुष काम करने जब घर से बाहर निकलता है तो वो एक नंबर का कहलाता है कि अरे भाई बहुत काम कर रहे हैं, एक नंबर काम कर रहा है। हम महिलाएं जब काम करने बाहर निकलती हैं तो हम 2 नंबर की महिलाओं से अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं। तो ये है फैक्ट, ये है हकीकत, ये है, हर जितनी भी महिला मेरा अभी ये देख रही होंगी, हर महिला को लगेगा कि मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो हम कभी एक नंबर के हुए ही नहीं, हम तो 2 नंबर से स्टार्ट लिए, बाद में जाके एक नंबर के बनते हैं। और पुरुष का ये है, पुरुष प्रधान देश, तो ये बहुत आम है, ये कॉमन है बदनामियां। पर्सनली मेरी बात कर लीजिए, मेरी जिंदगी बिल्कुल खुली किताब है, इसलिए मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी से छुपा हुआ है। दूसरी बात, सवाल आपका था कि बदनामियां पैसों को लेके। हम जब तक 12-13 साल तक मुफ्त में समाज सेवा, मतलब अपनी जेब से पैसा लगा के जब तक मैंने समाज सेवा किया, तब तक मैं कभी बदनाम नहीं हुई। कभी किसी ने नहीं पूछा क्या तुम्हें पैसे की जरूरत भी पड़ सकती है यार, इतना जाती हो, दूर दूर दौड़ती हो, कैसे चलेगा तुम्हारा। लेकिन जैसे ही मैंने एक नॉमिनल 1100 रुपये अपना रजिस्ट्रेशन फी रखा कि भाई कोई भी केस आ रहा है 1100 लेना है, अगर सक्षम है तो, गरीब से तो आज भी नहीं लेते हैं हम, गरीब से आज भी नहीं लेते हैं। लेकिन अब एक बात बताइए, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये हैं, उन्हें किस चीज की तकलीफ है, उनको मदद करने हम जाते हैं, डेफिनेटली उनसे गाड़ी का खर्चा भी लेते हैं हम, उनको हेल्प भी करते हैं और उनसे हम पैसे भी लेते हैं। गरीब से आज भी महिला विकास मंच पैसे नहीं लेती है। इसी बीच हमारे संगठन में कुछ ऐसे लोग आए जो इसे रोजगार समझ बैठे। पहले क्या था, 4-5 लोग, अब क्या है, कभी कोई मेंबर बैठी, कभी कोई मेंबर बैठी, नए नए लोग जुड़ते चले जुड़ते गए। चूंकि वो ऑलरेडी उनके जीवन में स्ट्रगल रहा है। आधे से ज्यादा महिला विकास मंच की अध्यक्ष जो हैं, 4-5 अध्यक्ष ऐसी निकली जो रियल पीड़िता बन के मेरे पास आई थी और आज कहीं की अध्यक्ष हैं।
लेकिन उसी में जैसे कोई पीड़िता बन के आई, अच्छी थी, उसको मैंने काम करने साथ में बिठा लिया, 2 दिन मेरे साथ फोटो खींची, अरे ये तो 1100 रुपए ले रही है, अच्छा इसको तो हम 21 कर सकते हैं, अच्छा भाड़ा दस उसे हजार की भुनाने की जगह कोशिश हम कर रहे हैं। 15,000 भी कर सकते हैं। अभी आपको खुले आम कितने समाज सेवी अचानक से जैसे पैदा हो गए हैं पटना में, ये काम डोमेस्टिक वायलेंस पे आप देख रहे होंगे, कई महिलाएं अलग अलग निकल रही हैं, मैं आए दिन सोशल मीडिया पे देखते रहती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि चलो ठीक है, वो 2 पैसा ही तो कमा रही है ना, कमाने के बहाने किसी को मदद करने ही तो निकली है वो, ठीक है आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन किसी को मदद तो जरूर कर रही होंगी। मैं फ्री में कर रही थी तो वो पैसे लेके कर रही, लेकिन मदद तो हो रहा है समाज को, तो वो तो थाना पुलिस कोर्ट कचहरी ऐसे भी लोग जाएगा। लेकिन महिला विकास मंच आज भी 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन लेती है, गरीबों से नहीं लेती है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, भाजी वाला, ये वाला, मजलूम लड़कियां जिनका कोई सहारा नहीं, गांव की बूढ़ी माताएं जिनका कोई सहारा नहीं, इन लोगों से हम कभी पैसे ले ही नहीं सकते हैं, ले ही नहीं सकते। और आरोप तो इतना लगा मेरे पे, किसी ने आज तक आरोप सिद्ध नहीं किया, यही बड़ा दुखद रहता है कि कोई बोले तो कि हाँ वीना मानवी ने मेरे से पैसे लिए, वैसा व्यक्ति कोई आया बोलने आज तक? आरोप तो अभी हम यहां से निकलेंगे, आप भी लगा दीजिएगा माइक पे बैठ के, तो टीआरपी का भी खेल चल रहा है सोशल बिल्कुल, मीडिया में। हाँ। वीना मानवी का नाम ले लो, 4 गालियां बक दो। एक दिन मैंने एक यूट्यूबर भाई से पूछा, उनपे केस भी किया हुआ है मैंने, वो आए दिन गंगा किनारे खड़े होके मुझे गाली बकता था, आए दिन, नागिन है तो ये है तो वो है। किसी से पूछवाया कि पूछो उसका प्रॉब्लम क्या है, तो खैर मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग है, तो मेरे से उसने 50 या 60 हजार रुपया मांगा कि मुझे गाली नहीं देने के लिए। हाँ, गाली नहीं देने के लिए पैसे मांगे गए मुझसे, उसी पे मैंने एफआईआर कर दिया ये तो जाके। ठीक है, ये तो अलग ही तो रोजगार हो गया। है, अरे भाई गांधी मैदान में एफआईआर है, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, ऑडियो भी है। तो इतना दे दीजिए, 2 लाख 3 लाख से स्टार्ट हुआ, 50-60 पे डन हो गया कि ठीक है 50,000 रुपए मिलेंगे, गाली आज के बाद नहीं ना बकोगे। हालांकि पैसे मैंने दिए नहीं, लेकिन एविडेंस बना के उसी के आधार पे मैंने एफआईआर किया उस पे। उसका कष्ट सिर्फ एक ही था, सब यूट्यूबर लोगों को बाइट देती है, हमको बाइट नहीं देती है। अरे भाई मैं तो खुद परेशान रहती हूँ, अब मैं बाइट देना बंद कर दी, इन दिनों आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे नहीं आते, मेरे ऑफिस में 20 से 25 यूट्यूबर एनी टाइम रहते थे, तो सभी लोगों को लगता था वीना, मैंने सिंपैथी, ऐसा नहीं दिल की बुरी, मैं चाहती हूँ कि मैं दे दूं, चलो ठीक है इनका चैनल चल जाएगा, थोड़ा वो भी कमा लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन समय की भी तो कीमत होती है ना। तो तब फिर मैंने एक नियम बनाया कि जो 5,000 रुपया सालाना देगा मेरे को, उसी को मैं बाइट दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। उसके बाद सब भाग गए। तो अच्छा है ना, कितना आदमी थक जाता है ऐसे में। तो है कुछ यूट्यूबर भाई जो 5,000 रुपया जब कमा सालाना रहे हो मुझसे संगठन को तो कुछ तो योगदान दो। देते हैं, और उससे भी संगठन चलता है, तो करना भी चाहिए। आखिर तुम पूरे साल कमा रहे हो, तो गरीबों के लिए 5,000 रुपये साल का दे दो योगदान। तो ये फिर मैंने एक नियम बना लिया, तो भीड़ कम हो गई थोड़ी, देने वाले जब देने मांगने की बात है, कुछ तो पॉलिसी करना पड़ता ना। हालांकि मैं लेती नहीं हूँ, कुछ लोग सहयोग, मनीष कश्यप हमेशा जब भी हमारा एनुअल मीट होता था वो सहयोग करते हैं। एक दो यूट्यूबर और हैं, जैसे क्या नाम है, अयोध्या टाइम्स वाले रवि हो गए, और भी एक दो हैं जो कभी कभी आके संगठन में देखते हैं, मैडम डाल दे रहे हैं 2,000 रुपया, तो इस तरह से वो लोग भी सहयोग करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो साल का 10,000 रुपया हमें देते हैं, 1,000 रुपया पर डे। तो 50 बिजनेसमैन अगर बिहार में हमको मदद कर रहा होगा, तो 50,000 रुपया महीना तो संगठन में ऐसे ही आ रहा है। तो ऐसे ही चलता है, और फिर भगवान के दया से दाल रोटी तो इससे मुझे चलानी नहीं है, इसलिए कोई, सारी मेंबर्स मेरी सशक्त हैं, जितनी मेंबर हैं सब सशक्त हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ट्रस्टी मेंबर है वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं। यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आज के डेट में, आज के डेट के यूथ, आज के डेट के यूथ को यही कहेंगे कि सबसे पहले कैरियर पे फोकस हो जाइए, प्यार मोहब्बत से दूर रहिए, क्योंकि अब जमाना सोशल मीडिया के प्यार का है। वो लैला मजनू वाली बात अब मिलनी नहीं है आपको। अगर आप ये सोच रहे हो कि उसके लिए मैं जान दे दूंगा, परान दे दूंगा, तो कोई किसी के लिए जान, हाँ कुछ साइको बच्चे हैं जो किसी के लिए फांसी पे टंग जा रहे हैं, जहर खा ले रहे हैं, उन लोगों को ये जरूर संदेश देंगे कि बाबू प्यार से पेट नहीं भरता है, जिम्मेदारी निभाना सीखो। 2 दिन की मोहब्बत में तुम अपने माँ बाप के 20 साल 25 साल के प्यार को भूल जाते हो, तो ये अंधा प्यार नहीं करने का है। जीवन मेटलिस्टिक की तरह चल रही है, रिश्ते अब दिल से नहीं दिमाग से चलाने पड़ रहे हैं, हम उस युग में चल रहे हैं, तो थोड़ा बच्चों को सावधान रहने की जरूरत है। कैसा लगा आपको
बातचीत करके। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका सवाल भी बहुत अच्छा लगा, आप भी बहुत अच्छे लगे, आपका स्टूडियो भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो थैंक मच। यू।